नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे। हमारी पेड गाइडेंस सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 है। पेड गाइडेंस सीरीज़ क्या है? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि उनके जीवन की सभी समस्याओं को हम अच्छे से डिस्कस करें, उसको समझें और समझने के बाद उसपे एक रिपोर्ट बनाएँ और वीडियो बनाकर उनको बताएँ कि भई क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। उसकी एक सीरीज़ की दूसरी वीडियो कि हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से ये चीज़ लेने से भी बच रहे हैं। इतना समय नहीं हो पाता, थोड़ा दिन लगता है, कुछ दिनों का समय लगता है। अच्छे से हम लोग उनके प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर एक रिपोर्ट बनती है, पीडीएफ पे उनको भेजा जाता है, एक वीडियो फिर ये वाली जो आप देख पा रहे हैं वो जाता है। आज जिस विद्यार्थी का हमारे पास प्रोफ़ाइल आया है जैसे कि मैं बताया कि प्रोफ़ाइल हम लोग नाम छिपा देते हैं विद्यार्थी का और जब भविष्य में सेलेक्ट होंगे, कभी कुछ बनेंगे, तो बनने के बाद अगर ये अपने जो प्रोफ़ाइल जो इन्होंने बताई कि जितने भी प्रॉब्लम से आज गुज़र रहे हैं, फ्यूचर में इनके पास एक ऑप्शन होगा कि भई सक्सेसफुल होने के बाद तो सब अपने आप को बढ़ा-बढ़ा के बताते हैं। लेकिन अभी ये अपने एक प्रॉब्लम के सफ़र से गुज़र रहे हैं या कुछ भी चीज़ें इनके साथ चल रही हैं, इससे ये बड़े अच्छे ढंग से अगर निकलते हैं, तो इनका जो ये स्टोरी है मोटिवेशनल स्टोरी में बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेसी के चलते हम लोग इनका नाम जो है वो छिपा देते हैं, लेकिन उनको तो पता है कि उनका वीडियो है इसीलिए। बेसिकली इनका जो लक्ष्य है, जो इन उन्होंने डाटा दिया है क्योंकि देखिए बहुत सारी ज़रूरी चीज़ है कि डाटा। हम लोग जैसे कि आप गाइडेंस प्रोग्राम में घुसते हैं तो आपको एक बड़ा-सा फॉर्म देते हैं, बहुत सारी डिटेल्स उसमें आपसे ली जाती हैं, ताकि आपकी एक-एक प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकें और हम ये मान के चलते हैं कि आप जो अपनी जानकारी दे रहे हैं, वो एकदम सही जानकारी दे रहे हैं, ऐसा बना-बुनी के नहीं, कि कई लोग लिख दिए कि हम लोग तो भई 2 घंटे सोते हैं, हम लोग 3 घंटे सोते हैं, तो वो मज़ाक अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम लोगों ने एकदम बहुत सीरियस स्टूडेंट से ये चीज़ें जब लेते हैं तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छी जानकारी सही तरीके से भरें, कुछ भी जानकारी ना भरें, फॉर्म लंबा ज़रूर होता है लेकिन पूरी जानकारी जब आपकी मिलती है, तभी आपको सही सॉल्यूशन दे पाएँगे। सबसे पहले प्रोफ़ाइल की बात होती है कि बीटेक इन्होंने कर रखा है, इंजीनियरिंग इन्होंने कर रखी है, लगभग 70% के आस-पास इनकी इंजीनियरिंग में परसेंटेज बने हैं, विवाहित है और कामकाजी हैं, लगभग पिछले 2 इनके असफल प्रयास रहे। इनकी जो पूरी मैंने जब रिपोर्ट पढ़ी तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक दक्षता का जो स्तर होता है, वो मुझे पता दक्षता का अवसर मतलब कि कितने दक्ष हैं, कितना चांसेस है कि एग्ज़ाम अभी ये निकाल पाएँ, तो फिलहाल अभी इनको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, गंभीर रणनीतिक सुधार करनी है। मानसिक तौर पे ये अलग तरीके से कुछ परेशान है, कुछ-कुछ इनको प्रॉब्लम्स है, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो है कॉग्निटिव फ्रिक्शन और एक तरीके से बैरियर बोल सकते हैं ना, सिमेंटिक बैरियर का मतलब है संज्ञानात्मक घर्षण और भाषाई अवरोध। शुरू-शुरू में क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और इनका जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से, इनको किताबें बहुत भारी लगती है, भाषा कठिन है, सिर्फ बुक पढ़कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक क्लियर नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ आ रहे हैं, इसलिए इनका इतिहास, अर्थव्यवस्था लगभग-लगभग 0 स्तर पे है क्योंकि ये विषय एकदम इनके मेन विषय से अलग हैं। कई बार होता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये दिक्कत आती है। मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग के छात्रों का जो दिमाग होता है वो लॉजिकल किस्म का होता है। हर चीज़ के पीछे क्यों और ऐसा आंसर उनको चाहिए होता है। बट जब हम लोग इतिहास इन सब विषयों में जाते हैं तो हर क्वेश्चन का जो आंसर होता है, हर टीचर के पास कुछ ना कुछ अलग होता है। एक फिक्स चीज़ नहीं होती कि 2 धन 2 4 होता है, तो इतिहास और अर्थव्यवस्था में ये चीज़ें नहीं होती। ये पूरी की पूरी भाषा के ऊपर डिपेंड करने वाली चीज़ है। इसीलिए जो गणितीय वाले लोग जो होते हैं, जो गणितीय चीज़ें एकदम ये है तो ये होना चाहिए वाला जो दिमाग है, ये सारा चीज़ मैनेज शुरू में नहीं कर पाता है। तो आप कला संकाय यानी आर्ट की भारी भरकम शुद्ध अकादमिक हिंदी पुस्तकें, मानक पुस्तकें पढ़ना शुरू करते हैं, तो दिमाग में कॉग्निटिव फ्रिक्शन पैदा होता है। मतलब जो इनको समझ में नहीं आ रहा है, उसके कारण एक फ्रिक्शन, घर्षण होता है। जैसे कोई साइकिल हम लोग शुरू करते हैं ना, चलाना शुरू करते हैं, तो शुरू-शुरू में दिक्कत आती है, साइकिल चलता नहीं है, भारी लगता है, लेकिन एक बार चलाना शुरू कर दें, तो फिर आराम से चला लेते हैं। तो फिर आपका जो दिमाग होता है ना, वो उसको मना कर देता है कि भाई नहीं हो पाएगा, वो सीधे-सीधे रोक देता है कि नहीं हो रहा है हमसे। क्योंकि बचपन से या जीवन भर में साइंस का स्टूडेंट जो चीज़ें पढ़ा होता है ना, उसको लास्ट टाइम पे लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, नकली चीज़ है। तो जो आपका विश्वास बन गया है, वो उसको थोड़ा-सा मोल्ड करने में थोड़ा-सा समय लगता है। तो भविष्य पे असर क्या पड़ेगा या आप पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा? धीरे-धीरे जीएस के जो मुख्य विषय हैं, आप उससे दूर भागने लगोगे, उसको टालने लगोगे कि मैं ये नहीं पढ़ लेता, मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ, मेरे को समझ में आता है, साइंस पढ़ लेता हूँ या फिर रीज़निंग वगैरह बना लेता हूँ। जो चीज़ें तार्किक है ना, आप उसकी तरफ भागो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हो। तो इसके बाद फिर लास्ट में जब परीक्षा आएगा ना, तो तुक्का मारना शुरू कर दोगे। तो एक अंदर में ये भी रहेगा कि यार मुझे तो सब आता है क्योंकि मैथ्स वालों के दिमाग में ये बैठा रहता है, वो दिक्कत होगी। समाधान क्या होगा कि आपको शुरुआत में भारी किताबों को छोड़ देना है, नहीं समझ में आ रहा है तो और अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा,
फिर ऊपर से मन भी खत्म हो जाएगा उस चीज़ को पढ़ने का। तो बेस बनाने के लिए पहले तो हमारी एकेडमी की एनसीईआरटी का जो कोर्स हमने बना रखा है, रिकॉर्डेड कोर्सेज़ है, लो उस कोर्स को खत्म करो। अगर आपने ले रखा है वेल एंड गुड, उसको कंप्लीट करो। पहले एनसीईआरटी को समझो। जब वो चीज़ें मैं लॉजिकल तरीके से समझाऊँ, मैं खुद भी इंजीनियर रहा हूँ, तो मुझे समझने में थोड़ा-सा वक़्त मुझे भी लगा, बट एक बार मुझे चीज़ें समझ में आ गई, तो मैंने पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी कला के विषय हैं, उसको धीरे-धीरे लॉजिक्स में तोड़कर फिर समझाया है। तो वो आपको जल्दी उसमें समझ में आ जाएगा। इससे भारी शब्दों में भागने के बजाय तकनीकी तौर पर आर्ट के विषय को सरल भाषा में जोड़ना हमको शुरू करना पड़ेगा। तो साइंस के स्टूडेंट को आर्ट पढ़ने के लिए एक ऐसे टीचर की ज़रूरत पड़ती है जो खुद साइंस बैकग्राउंड का हो, तभी वो उनको समझा पाएगा। दूसरी बात, मानक किताब की जगह अभी मानक किताब मतलब बहुत भारी-भारी किताबों की जगह टू द पॉइंट नोट्स की तरफ आप जा सकते हैं। टू द पॉइंट नोट्स हमारे नोट्स हैं। ये बिल्कुल पॉइंट वाइज़ बने हुए हैं, बुलेट पॉइंट में आपको बना कर दिया गया है। सीधा-सीधा आपको इंजीनियरिंग वालों या कोई भी बैकग्राउंड वालों को वो चीज़ें जल्दी समझ में आती है। बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागने के बजाय लिमिटेड आपको चीज़ें पहले याद करनी है, वो सारी चीज़ें अगर आपको याद हो जाए, फिर आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, समझने के लिए और बाहर जाना चाहते हैं, देन वेल एंड गुड जाइए। लेकिन शुरुआत में एकदम भारी सिलेक्शंस पे मत जाइए, भारी चीज़ों पर मत जाइए, परेशानी होगी, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। दूसरा है रोल कॉन्फ्लिक्ट और ईगो डिप्लेशन, एक शब्द होता है, भूमिका संघर्ष और मानसिक ऊर्जा का क्षय। क्योंकि आप एक प्रकार से विवाहित हैं, कामकाजी हैं और फिर जब आप शाम को आकर पढ़ने बैठते हैं, लेकिन टारगेट आपके फॉलो नहीं हो पाते, आप पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि दिन भर से आपने कुछ काम-वाम किया है, फिर आप घर में आकर फिर घर का किच-किच, किच-किच 4 चीज़ें और होती हैं, रिश्तेदारी ये सब निभाना, 10 चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो निरंतर आप उस चीज़ को नहीं कर पाते, तो एक परेशानी होती है कि टारगेट मेरा फॉलो नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ? तो इससे क्या होगा, ईगो डिप्लेशन एक चीज़ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इच्छा शक्ति का खत्म हो जाना। दिन भर ऑफिस का काम करते हो, पारिवारिक ज़िम्मेदारी भी निभाते हो, फिर शाम तक आपका मस्तिष्क जो है, मैं बोलता है कि और डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाऊँगा भाई, मेरा दिमाग खत्म हो चुका है। अब ध्यान केंद्रित करने के लिए ऊर्जा यानी विल पावर खत्म हो चुकी है। अब आपके पास शक्ति नहीं है। असल में आपके पास मानसिक शक्ति नहीं है। शरीर तो चलते ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी बंद हो जाता है कहीं पे। दिमाग बोल देता है कि भाई मेरा हो गया, अब चीज़ें खत्म करते हैं। तो थका हुआ दिमाग जो है, वो कठिन टारगेट को खारिज कर देता है, सीधे-सीधे हार मान जाता है कि नहीं हो पाएगा। तो भविष्य पर या आप पे असर क्या पड़ रहा है? थकान के कारण टाल-मटोल यानी एक प्रोक्रेस्टिनेशन एक शब्द होता है, वो शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ के कारण जो प्रोक्रेस्टिनेशन एक शब्द होता है ना, इसका मतलब होता है चीज़ों को टालने की आदत। एक बार आप चीज़ें टालोगे ना, धीरे-धीरे दिमाग में आ जाएगा। सिलेबस कभी आपका टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा, दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। रणनीतिक समाधान क्या है इसमें, क्या कर सकते हैं? शिफ्ट शेड्यूल जो कि पढ़ाई का जो समय है, उसको आप शाम से हटाकर सुबह कर दो कि रात को आकर आप थोड़ा जल्दी सो जाओ, थोड़ा और अपना शिफ्ट को थोड़ा-सा बदलो, खाना-वाना जल्दी खा लो। नॉर्मल जो सोने का टाइम है, मान लो कि आप सो रहे हो कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐसा टाइप से, उसको और जल्दी सो जाओ। और सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठकर आप पढ़ना शुरू करें और टाइम को आप और शिफ्ट कर सकते हैं। 4 बजे, साढ़े 3 बजे भी आप मैनेज कर सकते हैं कि रात को आप पढ़ने के बजाय दिन में जल्दी उठकर पढ़ना शुरू करो। तो या तो 4 से 6 बजे कर सकते हो या और पहले भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दिमाग 100% उस समय रिचार्ज रहता है, काम ठीक से हो जाएगा। पैसिव रिविज़न मतलब जब ऑफ़िस में काम कर रहे हो तब ईयरफ़ोन लगा लिए, एकेडमी के रिकॉर्डेड कोर्सेज़ जो हैं, उसके लेक्चर्स को आप साथ में सुनते-सुनते वहाँ पर अपना काम भी कर सकते हैं, इफ़ पॉसिबल हो तो। इससे बिना अतिरिक्त दिमाग लगाए, कोई ऊर्जा लगाए, आपका जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू होता रहेगा। उसके बाद है फैंटेसी रियलाइज़ेशन वर्सेस एक्शन क्राइसिस, 2 अलग-अलग चीज़ें, मतलब काल्पनिक तौर पे संतुष्टि बनाम क्रियान्वयन का संकट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपका उद्देश्य आईएएस या डिप्टी कलेक्टर बनना है, ये दिमाग में बार-बार आपका पैटर्न चल रहा है, पूरा पोटेंशियल लगा दूँगा, ये आपके शब्द हैं। लेकिन निरंतरता सिर्फ 3 दिन 4 दिन है कि आपको बनना बहुत कुछ है, लेकिन आप उनके से काम नहीं कर पा रहे हो, उससे मेहनत नहीं हो पा रही है। तो पहला चीज़ है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे जब आप बड़े और आकर्षक लक्ष्य को दिमाग में लेके चलते हो ना, कल्पना करने लग जाते हो, तो दिमाग ना डोपामाइन रिलीज़ करने लग जाता है। मतलब एक तरीके का हार्मोन है जो खुशी देता है कि हाँ, ये बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो उसको हासिल कर लिया ऐसा उसको लगने लगता है, वो कल्पना में चले जाता है और दिमाग के पास ऐसा कोई टेक्नीक नहीं है कि वो सपना और रियलिटी में फ़र्क कर सके। उसको तो जब आप सो रहे हैं सपना देखने तो रियल ही लगता है। तो उसको लगता है कि हाँ, सच में हासिल हो गया। अब जब कोई चीज़ आपको जैसे साइकिल होती है, जब शुरू में आपके पास नहीं होती है, तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर आप टॉप करते हैं, ब 10वीं 11वीं में नंबर अच्छे आते हैं, घर वाले दिला देते हैं। बट अगर मान लो कि आपने वो चीज़ करी ही नहीं है कभी और आपने ऐसा मन ही मन सोचने लगे कि मुझे साइकिल मिल गई, या जब आपको साइकिल मिल गई, तो साइकिल मिलने की फीलिंग के बाद आप साइकिल नहीं चढ़ाते, वो कोने में पड़ा हो जाता है। सेम टू सेम वही है कि दिमाग को अगर ये फीलिंग होगा कि यार मैं ये बन चुका हूँ, मन में ही आपने सारे मज़े ले लिए, फिर आपको वो चीज़ उतनी ज़्यादा उसके लिए आप मेहनत नहीं करोगे, एक्शन क्राइसिस पैदा हो जाएँगे और दैनिक आदतें उनका साथ नहीं दे पाएँगी, ऐसा हो जाएगा।
तो भविष्य पे असर क्या पड़ेगा, जब तक 2027 आएगा, सिलेबस आपका अधूरा रहेगा, काल्पनिक संतुष्टि भयंकर एंग्जायटी में चेंज आएगी, नहीं चिंता में बदल जाएगी, और गिल्ट होगा कि यार काश मैं पढ़ लेता या काश मैं पढ़ लेती काइंड ऑफ थिंग, उसमें बदल जाएगा। तो क्या आप समाधान के तौर पर करेंगे? पहला, आईएएस से डिप्टी कलेक्टर बनने में पहले अभी सोचना बंद करते हैं, अभी वो मत सोचो दिमाग में। अगले 24 घंटे का एक टारगेट बनाओ, खाली उस टारगेट को पूरा करना अपना लक्ष्य बनाओ, उसी पे ज़्यादा ध्यान दो, लंबा टारगेट मत पकड़ो, ये छोटा-छोटा टारगेट कम लो। दूसरा है कि हमारे द्वारा दिए गए डेली टारगेट को बिना सवाल किए पूरा कर लो, जब छोटे-छोटे लक्ष्य पूरे होंगे तो बड़ा लक्ष्य अपने आप सध जाएगा। इसका हम लोग टारगेट क्या देते हैं बेसिकली, आपको मैं जब ये वीडियो खत्म होगी तो एक हम लोग टॉपिक वाइज़ सिलेबस अलग से देंगे, वो हम लोगों ने अलग से बनाया हुआ है। वो आपके लिए काम करेगा और डेली बेसिस पे आपको टारगेट एक-एक उसमें से चीज़ें सॉल्व करनी है। बेसिकली टारगेट क्या है यहाँ पर, कि हमारे जो आपने कोर्सेज़ ले रखे हैं उसके एक-एक वीडियो आपको डेली देखना है। मिनिमम टारगेट है, आप एक टारगेट खुद से अपनी डायरी में लिखो कि यार दिन में मेरे को 1 दिन इतना समय मिलता है, सर के इतने-इतने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, हम लोग 1 दिन में ये मैं देखूँगा। यही आपका टारगेट है, अलग से और कोई टारगेट नहीं है। दूसरी बात है कि ऑस्ट्रिच इफेक्ट, ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग, और फीडबैक अवॉइडेंस, 2 चीज़ें बड़ी खतरनाक है, शुतुरमुर्ग और मूल्यांकन से बचाओ। मान लीजिए कि आप पहले 2 प्रयास करके निकल चुके हैं, फिर भी आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं दी है, ना आप टेस्ट सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं, असफलता मिलने पर आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मैं हो क्यों नहीं पा रहा है, हो क्यों नहीं पा रहा वाला सिस्टम। तो देखो, मनोवैज्ञानिक मामला है, जब शुतुरमुर्ग को खतरा दिखता है ना, तो अपना सर जो है रेत में छिपा लेता है, इसको ऑस्ट्रिच इफेक्ट बोलते हैं। अब जब आप टेस्ट दोगे ही नहीं या टेस्ट देने से ही डर रहे हो, तो आपको डर हो रहा है कि कम नंबर आएगा, टेस्ट दूँगा, नंबर उसमें कम आएगा इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, काइंड ऑफ थिंग यही दिमाग में चलता है। तो आपने टेस्ट ही नहीं दिया, अब टेस्ट नहीं दिया का मतलब है कि आपने उससे वो खतरा होगा नंबर कम आएगा सोच के टेस्ट ही नहीं दिया, और आप नंबर कम नहीं आ रहे इसलिए खुश हो गए। ये ऑस्ट्रिच जैसा है, खतरा है और वो मुंडी घुसा लिया रेत में, तो भाई आ तो रहा है ना खतरा, खतरा थोड़ी गायब हो गया है। तो बस वो खुश हो गए कि नहीं खतरा टल गया, तो खतरा नहीं टला, आपने आँख बंद कर लिया है। इसलिए आपको कम नंबर आने पे आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए आप इवैल्यूएशन मूल्यांकन से बच रहे हैं, फीडबैक से बच रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से समझें। अब इससे दिक्कत क्या होगा कि आपका जो टेस्ट सीरीज़ आप नहीं दे रहे हो या टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो पता ही नहीं चलेगा बार-बार गलती कहाँ पे हो रही है। तो भविष्य पे असर या आप पे असर क्या पड़ रहा होगा कि बिना आप गलती को पहचाने बार-बार हर साल एक ही टाइप की गलती को हराते रहोगे, और प्रीलिम्स फिर कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, वो चलते रहेगा वो चीज़। बहुत बच्चे यही करते हैं हर साल। ये उनको यही रहता है भाई टेस्ट सीरीज़ इधर-उधर, वो बहुत खतरनाक टेस्ट सीरीज़ में मत जाओ। बेसिक्स तो खत्म कर लो, कम से कम कोई चैप्टर पढ़े उसके सारे टेस्ट तो दे रखो, तब कम से कम इतना होना चाहिए। अभी क्या कर सकते हो कि तैयारी के स्तर का इंतज़ार मत करो कि यार मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी तब हम ना टेस्ट देंगे। मैं अभी मेरी भी क्लास चल रही है। रिकॉर्डेड सीजीपीएससी प्रीलिम्स की एक लाइव और रिकॉर्डेड लाइव लेता हूँ। तो उसमें मैंने क्या कर रखा है कि हर जब भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके 1-2 दिन बाद उसी टॉपिक के टेस्ट मैंने रख देना है, ऐप में रहता है। तो बच्चे, मैंने एक दिन खोल के देखा कि दे रहे होंगे टेस्ट, देखा तो कोई नहीं, कम-कम लोग दे रहे हैं, 2-4 लोग दे रहे हैं, अच्छे से दे नहीं रहे सब। मैंने सबको पूछा लाइव में, क्यों कर रहे हो? तो बोले कि नहीं सर तैयारी हुई नहीं है, रिवीजन हुई नहीं है तो नहीं देंगे। अरे तुम लोग 1-2 दिन अभी ऐसा टालते जाओगे तो पूरा साल जीवन टल जाएगा, फिर हो जाओगे बूढ़े, उसके बाद नहीं दे पाओगे एग्ज़ाम। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि तैयारी के स्तर का इंतज़ार मत करो। टेस्ट सीरीज़ और वीकली जो टेस्ट होते रहते हैं, वो तुरंत देना शुरू करो। नंबर कम आ रहा है, स्वीकार करो भाई नंबर कम आ रहा है, उसको उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, फिर टेस्ट दो, फिर टेस्ट में नंबर अच्छे आएँगे, फिर ठीक से काम करो। तो टू द पॉइंट नोट्स से टॉपिक का रिवीजन भी करते चलो और टेस्ट भी देते चलो, ये चीज़ें काम में जाएँगी। उसके बाद फियर ऑफ द अननोन, मतलब अज्ञात का भय लेके चल रहे हो। जैसे करंट अफेयर का डर, करंट अफेयर नहीं पता है, करंट अफेयर 0 है। देखिए, करंट अफेयर 0 मतलब सब्जेक्ट्स हमें पद पूछते हैं इनसे किन कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब। करंट अफेयर कुछ नहीं है, तो इसको कैसे पढ़ना है, कोई जानकारी नहीं है। ये दिमाग में लेके आप चल रहे हो, बड़ा खतरनाक है। तो इसका मतलब क्या है भाई मनोवैज्ञानिक तौर पे? देखिए, करंट अफेयर ऐसा कोई विषय है जिसका कोई सीमा नहीं है, वो बहुत फैला हुआ है। उसका क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, किसी को नहीं पता रहता है। तो मस्तिष्क को जब बहुत कोई ऐसा काम मिले जो दिशाहीन टाइप का अनस्ट्रक्चर काम है, करना क्या है पता ही नहीं है, तो वो क्या करता है इन्फॉर्मेशन अवॉइडेंस करने में, मतलब जानकारी से बचने का रास्ता अपनाता है कि यार इसको छोड़ देते हैं, इसको करते ही नहीं है, इसको रहने देते हैं। इससे क्या होगा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना प्रीलिम्स पास करना असंभव है लगभग मामले में। मैं अक्सर बच्चों को ये बोलता हूँ कि देखो, करंट अफेयर में मान लो 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 के 15 तुमसे ना बने, 5 से 7 भी बने तो भी बहुत ज़्यादा नंबर वो खींच के ले जाता है। 5 क्वेश्चन है वो तुम्हारे ले जाएँगे कितने भाई नंबर? मान के चलो 10 नंबर हो गए। अगर तुमने 7 क्वेश्चन भी कर लिए, 2 एक्स्ट्रा कर लिए, 15-14 नंबर तक बन जाता है मामला सिस्टम। तो मान के चलो कि करंट अफेयर का रोल है, वो आपको नंबर खींच के देता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आस-पास की चीज़ें समझनी है, पढ़नी है, वो वाला चीज़। क्या कर सकते हो? यूट्यूब और अखबार के भटकाओं में नहीं पढ़ना है। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही कि मैं इधर पढ़ूँ, उधर पढ़ूँ,
तो करंट अफेयर अब बहुत ज़्यादा लिमिटेड अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो 2 चीज़ें करो, या तो हमारी प्रीलिम्स क्लासेस वाला जो चीज़ होता है, उस पे जा सकते हो। अलार्म डाल के मैंने रखा हुआ था, वो बज गया, सॉरी। चलिए देखते हैं। तो यूट्यूब अखबार इधर-उधर में रोज़ करंट अफेयर पढ़ना है, रोज़ करना है, उस चीज़ से हो सके तो बचो। ये मन लगता है तो पढ़ लो, क्योंकि देखो आपके पास टाइम लिमिटेड है। रोज़ यूट्यूब अखबार में टाइम पास करोगे तो नहीं हो पाएगा चीज़, है ना? एकदम इम्पोर्टेंट वाला चीज़। तो मंथली प्रीलिम्स क्लासेस जो होती हैं, उस पे आप जब जाते हैं, तो कुछ चीज़ें मिलती हैं। फिलहाल अभी नहीं हो रही है, प्रीलिम्स के आस-पास हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस लेते हैं। उस टाइम 1 महीने की क्लासेस आप जॉइन कर सकते हो। उसमें आपको साल भर की जितने भी करंट अफेयर के इवेंट हुए होते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग समझा देते हैं और बोलते हैं कि कम से कम मार्केट में जाकर कम 2 के आस-पास आप कोई भी अपने मनपसंद का वार्षिकांक उठा लो। वार्षिक करंट अफेयर, कोई भी मन का 2, और वो दोनों को पढ़ लो बस। 2 चीज़ें कुछ इसमें कॉमन रहेगी, कुछ उसमें कॉमन रहेगी, छन-छुना के सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी। क्लासेस उस समय ले लेना, चीज़ें समझ में आ जाएँगी, हो जाएगा। इधर-उधर अभी उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीजीपीएससी में एकदम बहुत डिटेल में करंट अफेयर नहीं पूछता है। दूसरी बात, इम्पोज़र और सिंड्रोम एक चीज़ होता है, एक सोशल कंपैरिज़न, जिसको हम लोग बोलते हैं हीन भावना। हीन भावना मतलब खुद को ही एकदम गाली-गलौच कर दिए, खुद पे गलती हो गई, ये हो गई। और नॉर्मली क्या होता है कि विवाहित पुरुषों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि स्त्रियाँ जो हैं वो तो है नहीं कि गलती हमसे हुई है, तो फिर लास्ट में घूम फिर के चाहे गलती उनकी हो, आपको मनाना आप ही को पड़ता है वाला सिस्टम से शुरू होता है। वो नॉर्मल प्रॉब्लम है तो उसको आप एक्सेप्ट करें, वहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर थोड़े-थोड़े समय के बाद जब आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाते हो ना, तो कभी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आपके दिमाग में आता है हीन भावना, कहीं हम में कुछ कमी तो नहीं है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है हमसे, ऐसे 10 चीज़ें दिमाग में चलती हैं। वहाँ से एक सिंड्रोम पैदा हो जाता है हीन भावना, खुद को ही कम करना। 2 टाइप की चीज़ें बड़ी खतरनाक होती हैं। एक होती है विक्टिम थ्योरी और एक होती है हीन भावना वाली थ्योरी, यही वाला जो मैं बता रहा हूँ। हीन भावना में क्या होता है कि आप थोड़ा-सा खुद को देखते हो, यार ये चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, वो कमज़ोर हूँ, खुद की गलती माने और आप अपने अंदर उसको खुद को गलत मानते रहते हैं। विक्टिम थ्योरी से जस्ट अपोज़िट है। कुछ भी गलती हुआ तो फिर रोना-गाना शुरू कि नहीं-नहीं मुझ में ही ये है, वो है, और खुद को कम नहीं मान रहा है अंदर से विक्टिम। विक्टिम ये बोल रहा है कि मैं शोषित हूँ, किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, मेरे साथ इसने बुरा किया, तुमने बुरा किया, वो। तो नॉर्मली जब भी इंडियन सोसाइटी में जो लड़कियां होती हैं, वो ये डेली सोप या जो टीवी सीरियल्स आती हैं, उसमें बेचारी बहू का कॉन्सेप्ट बहुत दिखाया जाता है। तो वो लोग उसको देखते हैं, उसी को रिलेट कर लेते हैं कि ये हमारे ये। उसी इंडियन सोसाइटीज में पुरुषों के लिए जो चीज दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है कि हम तो मर्द हैं भैया, हम तो रोते गाते नहीं हैं, हम पूरा दर्द अपना सहन करके अपने अंदर रख लेते हैं, किसी को नहीं बताते वाला चीज। तो ये चीज के कारण अलग अलग टाइप की भावना पैदा होती है, दोनों ही गलत है अपनी जगह में। तो ये समझिए कि दूसरों से तुलना करने पर आप निराश हो जाते हैं, क्विक डिमोटिवेशन और ओवरथिंकिंग पैदा हो जाती है। ओवरथिंकिंग मतलब सोच रहे हैं कि अरे यार वो उसका ये, इसका वो, ज़बरदस्ती की चीज़ है। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ये है कि 2 बार असफल होने के बाद आपके अंदर ये फीलिंग आई। इम्पोज़र का मतलब एक चीज़ होता है कि आपको खुद को आप हीन समझने लगे, कमज़ोर समझने लगे हैं। ये मानना कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। और पूर्ण कार्य के लगभग फुल टाइम छात्रों को देखते हैं। भाई जो लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कभी आता है कि हम लोग इतने दिन लाइब्रेरी में पढ़े, ये करे, वो करे, तो आपको लगता है यार कामकाजी स्थिति को देखते हुए कि मैं अब तो जॉब वाला हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ऐसा आपको लगने लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको निराशा के क्षणों में बदलता है। आप अपना किताब बंद कर दोगे, आपको एक टाइम पे लगेगा कि नहीं हो पाएगा, नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और अपना समय बर्बाद करेंगे। होना पाना कुछ नहीं है, दिमाग देखो काम से बचने के लिए कुछ न कुछ रास्ता अपनाता है, ये भी उनमें से एक रास्ता है। वो आपको ऐसा भरोसा करवाने का प्रयास करेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा और आप छोड़ देंगे। बट ये आपको रियलिटी में पता है कि देखो यार कठिन रास्ता तो है, ठीक है? ऐसा नहीं है। बट उस कठिन रास्ते में चल के आपको अगर पोस्ट मिल गया तो लाइफ भी तो अलग हो जाती है बिल्कुल। तो वो चीज़ें तो दिमाग अभी का अपना काम बचाता है। समाधान क्या हो सकता है कि आप अपनी स्थिति को कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत मानें कि देखो यार तुम कुछ तो कर रहे हो ना दिन भर, खाली तो नहीं बैठे हो। और कुछ बंदे हैं जो खाली पूरे दिन भर टाइम पास कर देते हैं। दूसरी बात है आपके पास नौकरी की सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कम से कम आपके पास जॉब है, पैसे हैं, जो बहुत सारे छात्रों के पास आज की डेट में नहीं है। दूसरी बात, तुलना केवल अपने पिछले दिनों से करें, दूसरों से नहीं कि भाई कल मैंने इतना पढ़ना था, इतना मेरा टारगेट था, मैंने इतना कंप्लीट किया कि नहीं किया। आपने जो खुद को बोला क्या वो किया कि नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ नहीं। और आज मैंने नया क्या सीखा, एक डायरी मेंटेन करो, अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करो, यहाँ से चीज़ें चलेंगी। दूसरी बात, एक माइंडसेट, अभाव की मानसिकता उसको बोलते हैं, स्कैरसिटी बोल सकते हैं, मतलब पैटर्न है आपके पास बजट 0 से 5,000 रुपए का। अब देखो नॉर्मली जब स्टूडेंट से हम लोग बजट पूछते हैं तो वो लोग बजट जानबूझ के कई बार कम बताते हैं। एक बच्चे ने तो, कुछ लोग होते हैं वो एकदम फ्री बोलते हैं। देखो फ्री में तैयारी करने आए हो तो नहीं होता है। 100% फ्री तो दुनिया में देखो कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर आप मोबाइल में देख के पढ़ रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है पीडीएफ मिल गया मोबाइल में पढ़ेंगे, बेटा कुछ दिन में आँखें खराब हो जाती हैं।
तो फ्री तो वो भी नहीं है। आँखें तुम्हारी तो मोबाइल तो चलो एक बार नया आ जाएगा, पैसे तुम्हारे पास 4-5 हज़ार बार-बार आ जाएँगे, है ना? आँखें कहाँ से नहीं लाओगे? आँखें तो नहीं हो पाएँगी ना, दिक्कत हो जाएँगी। तो बजट ज़रूरत है ₹5000 आपने बोला और दूसरा आपने एक भारी सा शब्द बोल दिया लास्ट चांस। पहली बात लास्ट चांस जैसा कोई चीज़ नहीं है, दूसरी बात भारी बजट वाला सिस्टम भी इसमें नहीं है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हो तो सीजीपीएससी के लिए बुक वगैरह ही अगर आप बहुत सारी खरीदने की कोशिश करोगे, आराम से देखो 10,000 तक का मामला बैठ जाता है, चले जाता है। वो तो हमारे कुछ नोट्स भी जो हैं टू द पॉइंट वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं, इसलिए उसकी कॉस्टिंग थोड़ी-सी कम पड़ती है। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अगर आप लेकर चलें कि सीमित बजट में करो या मरो वाली स्थिति में मानसिकता को आप लेकर आ गए, दिमाग को लेकर आ गए, इसको हम लोग सर्वाइवल मोड बोलते हैं। तो ध्यान से समझो यार कि देखो अगर आप एक पुस्तक खरीद रहे हो ना, उसको पढ़ो पहले ढंग से। वो जब हो जाए कंप्लीट, फिर दूसरे पुस्तक में जाओ, फिर थर्ड में जाओ, फोर्थ में जाओ, जैसे करो। दूसरी बात है अगर टू द पॉइंट नोट्स में आपको जानना ही है, तो हम लोगों ने ऐप में शॉर्ट नोट्स में भी उसको बना रखा हुआ है कि कोई किसी को सिर्फ ऐप में पढ़ना है तो ऐप में भी पढ़ सकता है, साल भर की वैलिडिटी के साथ। सारे कोर्सेज़ जो पुराने हैं हम लोगों ने उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर दी है। 200, 300, 500 के आस-पास कर देंगे जो पूरा कोर्स है, जो हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में कंप्लीट करा है। तो वहाँ से आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है, वहाँ से भी चीज़ें हो सकती हैं, उस तरफ भी आप जा सकते हो। तो रणनीतिक समाधान आप ये चीज़ समझिए कि क्रिएटिव थिंकिंग और शांत मन से पढ़ाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर आप सर्वाइवल मोड में अपने दिमाग को डाल दोगे तो। क्या कर सकते हो, आपका बजट पर्याप्त है, कोई खास दिक्कत नहीं है। इसमें आप आराम से अकेडमी का एनसीईआरटी कोर्स और टू द पॉइंट नोट्स दोनों ले सकते हो। सही जगह पर आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो फिर ये आपको सालों के इधर-उधर के भटकाव से बचाएगा। बट ध्यान रखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि आपने टू द पॉइंट नोट्स पूरे याद कर लिए, देन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सीधे-सीधे फिर आप बड़े बुक्स पे जा सकते हो। क्योंकि अगर आपको जो एकदम इम्पोर्टेंट हम लोगों के जो पॉइंट्स हैं, वही आपको याद नहीं हो रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, वही आपको याद नहीं हो रहे हैं, उसको छोड़ के आपने ब्रह्मांड की सारी चीज़ें भी पढ़नी है, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद अंतिम संदेश आपको मैं बोल रहा हूँ, नाम तो पता ही चल गया है। तो मन मार के न जीने का आपका जो फैसला है कि भाई मन में आ गया कि मेरे को ये एग्ज़ाम करना है कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा, वैसा टाइप का। ये आपकी भीतर की आग को दर्शाता है कि आप करना तो चाहते हो। इंजीनियर होने के नाते आपके पास विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी होगी। विश्लेषण यानी कोई चीज़ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पे दिमाग आपका अच्छा दौड़ता है, जो आपको अब बस कठोर श्रम और स्मार्ट रणनीति में चीज़ें चेंज करनी है। पहली बात कि आपके पास आज से ही बाहरी किताब का मोह छोड़कर आपको सीधे-सीधे अभी टू द पॉइंट नोट्स में आप उतर जाओ। ये वाली चीज़ें ले लो और एनसीईआरटी कोर्स के माध्यम से एक पहले अपना टारगेट सेट करो कि यार मैं ये खत्म करूँगा पहले, ठीक है? ये खत्म हो गया, उसके बाद आप टारगेट बेस्ड शुरुआत करने के लिए अगर तैयार हैं, तो बताइए बिल्कुल तैयार हैं और चीज़ें आगे शुरू करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत बड़ा टारगेट आपके सामने नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, टू द पॉइंट नोट्स लीजिए, उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद दूसरा काम जो आपको करना है वो एनसीईआरटी कोर्स में। एनसीईआरटी कोर्स है, एनसीईआरटी के पीडीएफ पॉकेट में अवेलेबल हो जाते हैं, फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। उसको आप कंप्लीट करते हुए चलिए, मामला बहुत सेटल हो जाएगा, कोई इधर चीज़ें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो रहा हमारे एक छात्र की रणनीति के ऊपर बात। नॉर्मली इस नाम के तो बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए पहचान अभी भी छुपी हुई है, एक काल्पनिक नाम आप मानकर चलें। तो ये वाली जो पूरी सीरीज़ है वो हम लोग नया शुरू कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी की तो पर्सनल गाइडेंस की इस तरह की वीडियो नहीं हो पाती है, इसीलिए हमने इसको पेड रखा हुआ है, इसकी फ़ीस प्रोवाइड करें जिनको अगर करवाना है। और उसके बाद आपकी फ़ीस के बाद आपसे एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, पूरी जानकारी आपसे ली जाएगी और आपके मन में कोई सवाल है तो उसमें जोड़ा जाएगा और लगभग 2-3 दिनों का समय हमको लगता है आपकी पूरी चीज़ों को स्टडी करने के लिए, आपको समझने के लिए और समझने के बाद आपके लिए पर्सनलाइज़्ड लेवल पर एक चीज़ बनाई जाती है, पर्सनल आपके लिए बनाई जाती है और ये रणनीति पूर्ण रूप से आपके लिए होती है कि आपको क्या करना चाहिए। उसके हिसाब से फिर रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट आपको दी जाएगी और कुछ दिनों के बाद यानी कुछ देर के बाद भी कभी-कभी आपको एक वीडियो मिलेगी, सेम इसी टाइप की वीडियो और उसके बाद आप उसे फ़ॉलो करें और उसकी तरफ आगे जा सकते हैं। तो मूलतः हमेशा ध्यान में आपको ये रखना है कि आपका काम जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम अलग-अलग होती है, इसीलिए हर किसी पर एक ही रणनीति नहीं हो सकती। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आप में से, उन सभी के साथ कुछ लोगों के जो सॉल्यूशन है इस वीडियो के माध्यम से मिले होंगे और कुछ लोगों के सॉल्यूशन पुराने वीडियो के माध्यम से होंगे। तो ये दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो ऐप में भी डली हुई है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर पहली वीडियो देखना है, एक नॉर्मल स्टूडेंट की वीडियो है जो अभी तैयारी कर रहा है, तो आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आप हमारे ऐप में जाइए, फ्री में वहाँ पर ये आप वीडियो देख पाएँगे।